हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। हम लोगों ने इसकी अनाउंसमेंट की थी कि 16 जनवरी से लेकर के 30 मार्च तक हमारी एक 75 डे की चैलेंज सीरीज होगी, जहां हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एंड यूपीएससी और बाकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, लाइक एपीएफसी हो गया, देन आपको सीएपीएफ, सीडीएस और भी बाकी जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन सब के सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो डेली करेंगे। और इसमें हम लोगों ने ऐसे की थी कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे, है ना। सब्जेक्ट के बाद आपको सीसेट के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। देन करंट अफेयर्स के बाद 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और 5 सीसेट के क्वेश्चन डेली होंगे। एंड दिस इज ऑल्सो टॉपिक वाइज। करंट अफेयर्स की क्वेश्चन जो होगा, जैसे अगर पॉलिटी चल रही है तो विल ट्राई टू इंक्लूड क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी। लास्ट 1 ईयर में जो भी पॉलिटी की करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में रही है उसके क्वेश्चन हम करेंगे। देन आपको 3 क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए डेली दी जाएगी। जो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, एक करंट अफेयर्स के और एक सीसेट के, जिसको आपको सॉल्व करना है और उसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये जो आपकी पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आफ्टर क्लास। और जो क्वेश्चंस होंगी हमारी इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगी। मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूँगा, जो आपको एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में मिलेगी वो आपको इंग्लिश में होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी हो, कहीं पे डाउट हो, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। और नीचे एक गूगल फॉर्म है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं विथ योर डिटेल्स। विल कॉन्टेक्ट यू, विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, और PYQpedia आपकी टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है। देयर यू कैन टॉक विथ द पीपल्स, जो आपके जो लोग होंगे उसमें जो मेंबर्स हैं, उससे आप कोई भी क्वेश्चन की डिस्कशन भी कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर कोई ऐसी इशू होगी तो वहाँ भी आप हम मुझसे पूछ सकते हैं, विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो आज हमारा पहला दिन है और हमने जैसी शेड्यूल बनाई थी उसमें 10 दिन पॉलिटी हमारी चलने वाली है ना। देन पॉलिटी के बाद हमारी 20 डेज हिस्ट्री चलेगी। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे इंडियन पॉलिटी की, वो हम लोग करेंगे बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे अभी बेसिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आती हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन की इवोल्यूशन पे क्वेश्चन करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हो गई, है ना। देन सिटीजनशिप पे करेंगे। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उसको एक जगह करके और आपको उसकी हम लोग एनालिसिस करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो अगर कहीं पे छूट जाएंगे तो वो हमारी जो लास्ट 9 और 10 डेज है, वहाँ पे हम लोग मिसलेनियस में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बैकलॉग नहीं रखनी है, हर दिन की वीडियो हर दिन आप देख लीजिए। ये सेशन डेली 8 बजे आपको लाइव मिलेगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे 8 बजे आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हो। बैकलॉग नहीं करनी है, एक रनिंग आपको नोट्स बनानी है, सो डैट कि आपकी बाय द 30 मार्च आपकी हर सब्जेक्ट की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है। आपको सीसेट की भी शेड्यूल 30 मार्च तक की पूरी शेड्यूल दी हुई है। देन फिर आपको पॉलिटी की 10 दिन की कौन कौन से टॉपिक की होगी उसकी भी शेड्यूल दी हुई है। और ओवरऑल जो शेड्यूल है कि पहले पॉलिटी होगी, देन हिस्ट्री होगी, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी, फिर इन्वायरमेंट, वो भी शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे PYQ_Pedia पे दी हुई है। तो वहाँ से आप जाके डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, सो समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 24/8/1925। कह रहा है कि कौन ऐसे मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिनको स्पीकर बनाया गया था 24 अगस्त 1925 की। तो ये जो आपको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, सो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था लोअर हाउस ऑफ द ब्रिटिश लेजिस्लेचर, है ना। ब्रिटिश इंडिया में लेजिस्लेचर और ब्रिटिश इंडिया में लोअर हाउस जो होते थे वो होते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनकी क्रिएशन जो हुई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार से इसकी क्रिएशन हुई थी। कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या बोलते हैं, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो उससे ये फॉर्मेट हुई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 1924 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विट्ठल भाई जे पटेल की होती है
चयन, ठीक है, इलेक्टेड होते हैं विट्ठल भाई जे पटेल। 1925 में इनको बनाया जाता है स्पीकर। स्पीकर को एट दैट टाइम बोला जाता था प्रेसिडेंट और डिप्टी स्पीकर को वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता, डिप्टी प्रेसिडेंट बोला जाता था उनको, ठीक है। प्रेसिडेंट बोला जाता था स्पीकर को और डिप्टी प्रेसिडेंट जो है सो बोला जाता था डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। तो इनको बनाया जाता है विट्ठल भाई जे पटेल को। कब बनाई जाती है? 1925 में 24 अगस्त 1925 को बनाया जाता है। और ये आपको कब तक रहते हैं? अप्रैल 1930 तक आपको ये विट्ठल भाई पटेल जी रहते हैं। इससे पहले जब स्टार्ट होती है तो ये तो इलेक्टेड होते हैं, है ना। ये होते हैं पहला इलेक्टेड, है ना, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर और पहला इंडियन उस पोजीशन पे पहुंचने वाले होते हैं। तो इससे पहले 1924 से पहले क्या कोई रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। उनका नाम है फ्रेडरिक वाइटे। फ्रेडरिक वाइटे को ये जो होते हैं ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही भेजी जाती है। सो फ्रेडरिक वाइटे तो पहला इलेक्टेड। उसके बाद आते हैं विट्ठल भाई जे पटेल। विट्ठल भाई जे पटेल जो होते हैं वो पहला इलेक्टेड होते हैं। ये इलेक्टेड नहीं रहते, इनको डायरेक्ट भेजा जाता है स्पीकर के रूप में, ठीक है। इसके बाद जब विट्ठल भाई जे पटेल के बाद जुलाई 1930 से कुछ दिन के लिए मोहम्मद याकूब भी रहते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी आपको प्रेसिडेंट ही रहते हैं। इसके बाद जीवी मावलंकर के बारे में अगर आपको पता करनी है तो जीवी मावलंकर जो है ये लास्ट प्रेसिडेंट होते हैं। किसके? लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लास्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। पहला इलेक्टेड ये होते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ये होते हैं। पहला इलेक्टेड भी विट्ठल भाई जे पटेल और लास्ट प्रेसिडेंट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं वो होते हैं कौन? जेवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपको कब तक रहते हैं? 14 अगस्त 1947 तक, ठीक है। उसके बाद ये आपको बन जाते हैं स्पीकर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ठीक है। तो उनके स्पीकर ये बन जाते हैं कौन? जेवी मावलंकर। और बाद में 1952 में फर्स्ट लोकसभा स्पीकर बनते हैं, ठीक है। सरदार हुकम सिंह थर्ड लोकसभा में ये भी स्पीकर थे। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि पहला जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप। कैसे सेटअप हुआ था? कौन सी एक्ट के, कौन सी प्लान के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया गया था। ये कौन सी प्लान है, कौन सी एक्ट है? ये आप लोगों को पता होगा, दिस इज द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो थोड़ी सी हम लोग इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने, है ना, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले ये बात किया था कि आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1935 में 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था, है ना, डिमांड बाय आईएनसी, ठीक है। इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ये अनाउंस करते हैं कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी, फ्री इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा बिना किसी दूसरे के, बिना आउटसाइड के इंटरफेरेंस से। और जो, ठीक है, असेंबली का सिलेक्शन होगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज से होगा, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर 1940 में आती है क्या? एक अगस्त ऑफर, है ना, अगस्त ऑफर। पहली टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड जो है वो ब्रिटिश के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है अगस्त ऑफर में। फिर 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं इंडिया और वो बोलते हैं, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आते हैं, है ना। लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट कर देता है। लास्टली 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आता है ना। वो बात करती है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है,
नहीं होगी, है ना। और उसी के हेल्प कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंगली, कैबिनेट मिशन प्लान जो होता है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन होती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सेलेक्ट करने के लिए। ये आपकी पूरी क्रोनोलॉजी है, ये पूरी एक्सप्लेन की हुई है आपको यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अब क्या पूछा है कि द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स हु हैड बीन इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सही है कि गलत है? देखिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, डायरेक्टली नहीं थी, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे थी? डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एडल्ट फ्रेंचाइज से सिलेक्शन होगी, है ना, वोटिंग दे करके कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर को सिलेक्ट किया गया। इनडायरेक्टली का मतलब हो गया कि जैसे लोगों को चूज करके भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों को भेजा गया था। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थे वहाँ से क्या किया गया था? वहाँ से कुछ लोगों को चूज कर लिया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर की। दैट्स मीन्स कि लोगों ने डायरेक्टली चूज किया था किसको? मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और वहाँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में से लोगों को चूज करके आपको क्या किया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बना दिया गया था, ठीक है। पूरी जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये बिल्कुल सही है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। क्लियर? द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। पहली सिटिंग जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की थी वो 9 दिसंबर 1946 को थी। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद सीटों के बारे में बात किया गया है कि द सीट इन ईच प्रोविंस वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द थ्री मेन कम्युनिटी, तीन कम्युनिटीज, वन इज द मुस्लिम, वन इज द सिख, वन इज द जनरल, है ना। पॉपुलेशन के आधार पे इस सीट बांटी गई थी। तो मैं अगर आपको सीट की बात बताऊं तो टोटल कंस्टिट्यूएंट असेंबली में सीट थी 389। 389 सीट में से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया की सीट थी, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट जो थे, प्रिंसली स्टेट, उसकी 93 सीट हुआ करती थी, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? अब चूंकि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग इसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ किया अपने आप को, तो ये घट करके हो गई 229 और ये घट के हो गई 70, ठीक है। लेकिन ये 296 में कैसे मेंबर्स डिवाइड किए गए थे? 296 जो मेंबर थे वो 292 मेंबर जो थे वो 11 प्रोविंस जो थी ब्रिटिश इंडिया की, उस 11 प्रोविंस के थे, ठीक है। उस 11 प्रोविंस के मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को में से, ठीक है, 11 प्रोविंस के जितने भी मेंबर्स थे, है ना, उसमें से 292 लोगों को चूज करना था। और चीफ कमिश्नरी जो थे, चीफ कमिश्नर, है ना, 4 चीफ कमिश्नर्स, कमिश्नर प्रोविंस जो है ना, उसमें से चारों में से 4 एक, तो 296 ये हो गया। जो सीट्स थी वो मुस्लिम, सिख और जनरल उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांटना था, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट जो थे वो जो राजा होंगे, है ना, वो आप अपने किसी पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो सिलेक्शन की मेथड होगी, है ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के डिसाइड करेगा। ये आपको नहीं सही है ना, बिल्कुल गलत है। बिकॉज ये पहले से ही ये बात तय थी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होगी। और इलेक्टेड मेंबर जो है सो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं उसी में से इनडायरेक्टली इलेक्शंस होंगी, ठीक है। तो अब ये बात आ रही है कि ठीक है, फिर सिलेक्शन कैसे हुई थी? तो सिलेक्शन ऐसे हुई थी कि हर कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव्स था, है ना, उस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें मुस्लिम, जनरल, सिख के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू चूज करते हैं। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कोई हाथ नहीं था। ये पूरी आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर, रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेज वेयर। अब ये पूछ रहा है कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द प्रोविंसेज? नहीं,
ठीक है। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नहीं। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो आपको पता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली अपने में से कुछ मेंबर को सेलेक्ट कर रहे थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में क्वेश्चन है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम लोग ना कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। जैसे आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मीटिंग होती है। ठीक है, पहली बार आपको डेट एकदम क्रोनोलॉजी में याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है वो आपको बायकॉट करते हैं मीटिंग का, है ना। और उस मीटिंग के जो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, ये पूरी डिटेल दी हुई है ना। उसकी जो टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद 9 दिसंबर को ये हो जाती है। फिर 11 दिसंबर को क्या होती है, राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाई जाती है। ठीक है, और एक कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया जाता है क्या, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। और बी एन राव जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर नियुक्त किया जाता है। ये 11 दिसंबर की घटना है। फिर 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी पास एक इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास इंट्रोड्यूस करेंगे 22 जनवरी 1947 को वो पास हो जाता है। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को होता क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनाई जाती है और उसके हेड कौन होते हैं, बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन होते हैं। और उसके बाद 6 और मेंबर होते हैं। वो 6 मेंबर कौन कौन होते हैं, याद रखिए, के एम मुंशी जी होते हैं, ये भी याद रखने हैं आपको। देन मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। देन फिर एक होते हैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। देन एक होते हैं गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, इसके बाद एन माधवराव। तो ये 4 तो रहते ही हैं, बी आर अम्बेडकर के बाद के एम मुंशी, एम सादुल्लाह, ठीक है। देन अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, और एन माधवा राव। लेकिन एन माधवा राव की हेल्थ ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो उसको बी एल मित्तर, एन माधवा राव, है ना, बी एल मित्तर जो होते हैं, बी एल मित्तर की हेल्थ ठीक नहीं होती है, उनके जगह पे एन माधवा राव आ जाते हैं। और एक होते हैं इसमें आपको कौन होते हैं, डीपी खेतान रहते हैं। बट डीपी खेतान जब डेथ कर जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं टीटी कृष्णामचारी। किसके जगह पे आते हैं, आप बता दीजिए, डीपी खेतान। ये 1948 में डेथ कर जाते हैं, फिर उनकी जगह पे ये आते हैं। तो ये 2 चेंज होते हैं, बीएल मित्तर इल हो जाते हैं, बीमार, और डीपी खेतान डेथ हो जाती है ना। तो ये चेंज होते हैं। तो ये 6 मेंबर आपको याद रखिए। इसके बाद क्या होती है, 16 जुलाई 1948 को क्या होती है, ये एक, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट चूज की जाती है और एक वाइस प्रेसिडेंट हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चूज किया गया था। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट चूज किया जाता है वीटी कृष्णामचारी, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। 16 जुलाई के बाद 26 नवंबर आती है। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना, अडॉप्टेड। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाई जाती है, या उसको संविधान दिवस कहते हैं, कि लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रमोट करने के लिए। तो दिस इज राइट, ठीक है। इसके बाद और अगर आप बताएं, इसमें और क्रोनोलॉजी में जाएंगे तो 24 जनवरी 1950 को क्या होती है, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं, है ना, इलेक्ट करते हैं। और उसी दिन नेशनल एंथम
ये सब क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। और नेशनल सॉन्ग जो है ये पास की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है, अडॉप्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 11 सेशन होते हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। और लास्ट सेशन जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो जनवरी 24 1950 को होती है। 26 जनवरी से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आ जाती है। तो 26 नवंबर को, चूंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए 26 नवंबर को आपको मनाई जाती है संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। 1949 में ड्राफ्ट कमेटी अगर बनाएंगे तो फिर कब संविधान बनता आपका? तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो ये 26 नवंबर को नहीं हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी वो बनी थी 29 अगस्त 1947, ठीक है। होप आपको ये क्रोनोलॉजी आपको एक जगह लिख के रखना है, एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगी। नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये देखिए पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वार्नड हिज कलीग्स दैट द Constituent Assembly was British made and was working the British plan as the British should like it to be worked out? किसने कहा था, किसने अपने जितने भी साथ में सहयोगी थे उनको कहा था कि जो संविधान है, संविधान सभा है, वो अंग्रेजों की बनाई हुई है ना, और वो वैसी ही योजना बना रही है जो ब्रिटिश जैसा चाहती थी। ये किसने कहा था? तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा देख लीजिए। एक कम्युनिस्ट मेंबर थे, कम्युनिस्ट, ये NCERT के बुक से डायरेक्ट उठाई हुई है, ठीक है। सो कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लाहिरी जी थे। वो ऐसा कहते थे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ब्रिटिश ने बनाया है और ये वैसे ही काम कर रही है जो वायसराय डायरेक्शन दे रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन से डायरेक्शन दे रही है वैसा ही काम कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने अपने कलीग को कहा था कि ये ब्रिटिश प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, है ना। और तो इसको, ठीक है ना, वार्न किया था, ठीक है, कि ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ब्रिटिश जैसा देखना चाहते हैं वैसी चीज़ें ये बना रहे हैं। ये सोमनाथ लाहिरी जी थे और ये आपको NCERT की कटिंग है। अगला क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर वेयर गिवन टू द। अभी इसमें पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1953 थी उसमें रेसिड्यूरी पावर किसको दिया गया था? तो रेसिड्यूरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फेडरल लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को नहीं, प्रोविंशियल गवर्नर को, इट्स अ गवर्नर जनरल को दिया गया था। अब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के और भी प्रोविजन आप याद रख सकते हैं। क्या क्या याद रख सकते हैं? रेसिड्यूरी पावर आप तो कर ही लिए। एबोलिश डायरकी, है ना, डायरकी, ठीक है। तो ये डायरकी को एबोलिश किए, है ना, और प्रोविंस में एबोलिश डायरकी इन प्रोविंसेज, ठीक है। इसके बाद बाइकैमलरिज्म लाए थे ये, ठीक है। इन 6 आउट ऑफ टोटल 11 प्रोविंस में 6 में बाइकैमरलिज्म लाया गया था। फिर इसमें SC, विमेन और लेबर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट थे, ठीक है, समझ गया। इसमें फेडरल कोर्ट बनाने की बात हुई है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब जो है सो इसके फीचर्स हैं जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फीचर है, ये आपको पूरी डिटेल दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्थिति थी, कैसी थी कॉन्स्टिट्यूशन? तो अगर आप प्रियम्बल देखेंगे तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि अभी जो आज का सिचुएशन है वो क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो कौन कौन सी है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन ये आज की सिचुएशन है ना। कब हुई थी? 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है और 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 1976 में होती है। और इसमें आपको 2 चीज़ें ऐड की जाती है। वो कौन कौन सी चीज़ है? सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड की जाती है इसमें, ठीक है ना, प्रियम्बल में।
तो 26 जनवरी 1950 को, ये तो 1976 में होती है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारी जो संवैधानिक, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थी वो थी क्या? इंडिया into a we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, क्योंकि सोशलिस्ट और सेकुलर 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था। ठीक है, यह आपको प्रियम्बल है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी कंट्री में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ, चीफ पर्पस, मेन पर्पस क्या होती है? एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें आपको लिखी हुई है 4 पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। तो उसमें फर्स्ट जो है इट प्रोवाइड्स द सेट ऑफ बेसिक रूल्स, है ना, प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल, प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स, ये एनसीईआरटी में दी हुई है ना। सेकंड है इसमें कि इट क्या हो, सेकंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है? इट गिव्स द पावर टू मेक डिसीजन, है ना, डिसीजन लेने के लिए ये पावर देती है गवर्नमेंट को, है ना। और गवर्नमेंट कैसे बनेगी? हाउ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे बनानी है, ये चीज देती है। थर्ड देती है इट सेट द लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सेट करती है। फोर्थ क्या हो गया? फोर्थ इसकी जो फंक्शन है, इट फुलफिल्स, जो सोसाइटी को चाहिए, है ना, फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ सोसाइटी, ये 4 चीजें हैं इसमें दी हुई। सो क्या है आपका ऑप्शन? इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स, जो अगर आपको मेन पर्पस है, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना, ठीक है, क्या नहीं कर सकती है, कि गवर्नमेंट क्या इंपोज कर सकती है सिटीजन पे, ये सारी इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट के पास कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, तो कुछ भी कर सकती है ना, ठीक है। तो ये मेन पर्पस है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन होता है, संवैधानिक सरकार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है वो वैसी गवर्नमेंट जो डिफाइन किया हुआ कहाँ पे, डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है वैसी गवर्नमेंट आपको हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। और उनको सारी पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है ना। और ये क्या करता है? प्लेसेज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच प्लेसेज इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट ऑथोरिटी। आप अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन डालते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी पे, है ना, स्वतंत्रता पे, है ना, अगर आप रेस्ट्रिक्शन डालते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी पे, है ना, तो वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। अरे भाई, हमारी जो संविधान है वहाँ पे तो ये लिखा हुआ है ना, कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करनी है ना, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ सेटल है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। सो इट्स डिड नॉट प्लेसेज इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन। तो ये तो आपको पहला ही गलत हो गया, है ना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, जो बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कैसे होगी? इंडिविजुअल लिबर्टी पे, है ना। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है कि प्लेसेज इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होता है वो आपको लोगों की फ्रीडम के लिए, है ना, लोगों की फ्रीडम के, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में जो गवर्नमेंट है उस पर ये लगाती है, क्या कहते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाती है कि क्या आपको नहीं करना है, जिससे कि लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट पे प्रतिबंध, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो है गवर्नमेंट पे प्रतिबंध लगाती है, तो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो आंसर इज बी, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। इट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होती है लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे 2-3 क्वेश्चन पूछी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या मीन्स क्या होगा? अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन, अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय नॉमिनल पावर, अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉय रियल पावर, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो लिमिटेड है। यू नो
ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे बना हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हो, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला फिर से वही क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, अगला है कि इंडिया में सोर्स ऑफ लॉ कौन के हैं, कि कानून के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, तो अगर आप सोर्स ऑफ लॉ की बात करें तो 4 टोटल सोर्स ऑफ लॉ है। वन इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज अ सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन इज द स्टैच्यू, स्टैच्यू क्या होती है, दैट द इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, समझ गए, तो जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में के द्वारा इनेक्ट किया जाता है दैट्स अ स्टैच्यू। जैसे कुछ लोकल लेवल पे भी जैसे कुछ रेगुलेशंस, रूल्स, बाइलॉज वगैरह निकाले जाते हैं, है ना, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा भी, तो वो भी हो गई। तो स्टैच्यू हो गई जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा की जाती है या लोकल बॉडीज के द्वारा रूल्स रेगुलेशन। वन इज द कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ क्या होता है कि कुछ होती है लोकल लॉ, है ना, जो कस्टम है, रीति रिवाज है ना, तो वो कन्वेंशन से जो चलती आ रही है, लोकल कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जनरली ये क्या होते हैं, रिलीजियस जितने भी होते हैं, है ना, तो कस्टमरी लॉ को भी ध्यान में रखा जाता है। देन केस लॉ, केस लॉ क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ डिसीजन हुआ, है ना, तो जुडिशियरी जितनी भी डिसीजंस होती हैं दैट्स अ केस लॉ। इसमें लिखा हुआ है निर्णयज विधि, है ना, तो रूढ़िवादी, है ना, तो आपको क्या हो जाएगी, और ये देखो संविधिया कानून, क्लियर। तो केस लॉ हो गया, जुडिशियरी जो डिसीजन देती है उसको भी माना जाता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट उसको लीगल सोर्स मानेगा, क्लियर। तो ये सारी सोर्सेज हैं आपको लॉ का इंडिया में, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देयर लॉट्स ऑफ पीपल कंफ्यूज बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो हम लोग बात करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है। देन हम लोग बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है। ये सारी हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, जो पहले हम लोग ड्यू प्रोसेस बात करते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हमारी यूएसए में आपको ओरिजिनेट किए हुए हैं, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ओरिजिनेटेड है, दिस इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट होगी ना, ये जो भी है, कोर्ट सिर्फ वही चेक करेगी प्रोसीड्यूरल वैलिडिटी, कि जो कानून लाया गया है वो क्या प्रोसीड्योर को फॉलो किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सो इट ओनली चेक द प्रोसीड्यूरल वैलिडिटी। सॉरी, देखो वो तो आपका प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो जाता है। इट कोर्ट चेक्स प्रोसीड्यूरल वैलिडिटी एज वेल एज कि जो लॉ है वो जस्ट फेयर भी है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं, ये भी चेक करती है, दोनों। और जो प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, वो जो है वो सिर्फ चेक करती है कि जो लॉ बनाने में जो प्रोसीड्योर को फॉलो किया गया वो सही है कि नहीं। समझ में आया। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो आपको एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी एक्शन और लेजिस्लेटिव बॉडीज के आर्बिट्रेरी एक्शन दोनों से सेव करता है। एग्जीक्यूटिव अगर कुछ आर्बिट्रेरी एक्शन ले रहा है तो, या आपको लेजिस्लेटिव बॉडी कर रहा है तब भी। ठीक है, और प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो होता है वो सिर्फ आपको एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो एक्शन लिया जाता है उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो इट ओनली चेक प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश जो है वो सिर्फ चेक करता है आपको कि जो प्रोसीड्योर अपनाया गया है किसी कानून को बनाने में, उसको किसी भी चीज को बनाने में, वो प्रोसीड्योर सही है कि नहीं, प्रोसीड्योर जो बनाया है वो सही है कि नहीं। समझ में आई। ठीक है, क्लियर, सही मैनर में इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं। जैसे एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव उसको सही मैनर में एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, और लेजिस्लेचर जो है सही प्रोसीड्योर से उस लॉ को बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीड्योर हो गई। यहां पे देखता है कि ठीक है भाई, सही प्रोसीड्योर से तो आपको बनाना ही है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि अगर बनाया है आपने, ठीक है, आप संविधान
आप लोकसभा राज्यसभा से पास करा के प्रेसिडेंट से करा करके बनाए हो, पूरी प्रोसीड्योर को फॉलो किए हो, बट वो लॉ जो है सो वो फेयर नहीं है, रीजनेबल नहीं है, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस लॉ में दोनों चीज़ें चेक होती है। यहाँ पे क्या है कि आपने कानून बनाया, उसको प्रोसेस अगर सही से फॉलो किया तो कुछ भी कानून बना रहे हो सब ठीक है। ये हमारी प्रोसीड्योर स्टेब्लिश लॉ जो है आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वहाँ पे दिया हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्योर स्टेब्लिश बाय द लॉ। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे संविधान में नहीं लिखी हुई है। प्रोसीड्योर स्टेब्लिश लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेटेड है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के आर्बिट्रेरी एक्शन पे करता है। ये सिर्फ आपको प्रोसीड्योर स्टेब्लिश लॉ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी एक्शन से पे बात करता है। समझ में आया? इसके बाद अगर बात करें कि भाई जैसे आपको एडीएम जबलपुर की जो केस हुई थी, एडीएम जबलपुर की केस जो 1976 में हुई थी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किसको, प्रोसीड्योर स्टेब्लिश लॉ को फॉलो किया था कि लॉ जो बना है उसमें प्रोसीड्योर को फॉलो किया गया है कि नहीं। लेकिन मनेका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मान करके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट को मान करके जजमेंट दिया था, ठीक है। तो दो चीजें समझ गए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, इसका मतलब फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि आपको जस्ट फेयर और रीजनेबल लॉ होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये सी तो आंसर हो गया। आप ये भी समझ गए कि प्रोसीड्योर स्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है। अब क्वेश्चन आती है कि नेचुरल जस्टिस क्या है ना, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस की जो प्रिंसिपल होती है वो तीन तरह से होती है। नेचुरल जस्टिस की जो प्रिंसिपल होती है कि अदर साइड को भी सुनना है, आप सीधे अदर साइड, ठीक है ना, लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। मतलब एक तरह से सुन करके आपको डिसीजन नहीं लेना है ना। मान लीजिए कि एक तरफ का सुन करके डिसीजन नहीं लेना है, दोनों तरफ के बात को सुन करके डिसीजन लेना है, ठीक है। आप अपना जज खुद नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आप ही गलती की है, आप ही, और आप खुद अपना जज तो बन नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो भी डिसीजन होगी, रीजन फॉर डिसीजन, जो भी डिसीजन होगी इस केस, कोई भी केस की, उसकी रीजन होनी चाहिए। तो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या क्या हो गया कि दोनों पार्ट को सुन करके फैसला लेनी है, अपना जज खुद नहीं हो सकते हैं, और कोई भी डिसीजन होगा उसका कुछ रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हाँ मैंने बोल दिया तो बोल दिया। समझ में आया? अब इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो आपको संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होगा, है ना, ठीक है। अब समझिए, देखिए मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक फोटो दिखाता हूँ, सी दिस पिक्चर। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है कि सब एक समान है, सब एक समान है। देखो सबको ना, मैच चल रही है ना, सबको देखने के लिए एक ही इतना स्टूल दिया है। अब दिख रहा है जिसको दिख रहा है, मतलब कि सब इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब सेम है, ये हो गया। सो दिस इज द इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, ये देख लीजिए। दिस इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि अगर मान लीजिए कि कोई डिजेबल है, कोई छोटा है, तो उसको आपने एक्स्ट्रा दिया, इसको इतनी ज़रूरत है तो इतना बड़ा स्टूल दिया, इसको ज़रूरत नहीं तो इसको नहीं दिया, इसको ज़रूरत है तो बड़ा सा स्टूल दिया, सो डैट कि सब देख पाए। सो दिस इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और यहाँ पे क्या है कि भाई सब एक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डिफरेंस है आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसीलिए इसी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के कारण आपको रिजर्वेशंस हैं, या आपको और भी चीज़ें कि समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उसको थोड़ा ऊपर उठाना, ठीक है। सो दैट्स अ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है रूल ऑफ लॉ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, ठीक है। मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। देखो 1885 ईस्वी में, 1885 में क्या हुआ था, एवी डाइसी जी थे, एवी डाइसी, ये सबने आपने नाम सुना होगा। इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे, 3 प्रिंसिपल फॉर रूल ऑफ लॉ। इनकी एक बुक थी, लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें 3 प्रिंसिपल दिए थे। बुक कौन थी?
लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 3 प्रिंसिपल दिए थे। इसमें 3 प्रिंसिपल में दिया था, पहला एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, ठीक है। दूसरा कहा था इन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ। तभी हम कहेंगे कि लॉ रूल ऑफ लॉ है। किसी जगह पे रूल ऑफ लॉ है, उसको वो तब बताएंगे जब कहीं पे वहां पे आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी। मतलब कोई भी आदमी को सजा, जैसे अगर कोई लॉ को ब्रेच किया तभी उसको सजा देना है, बिना लॉ को ब्रेच किए बिना मतलब का आपको सजा नहीं दे सकते हैं, है ना। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, ये मैंने आपको बता दिया है, अभी डिसीजन हम लोग डिस्कस किए हैं। देन तीसरा है द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल, प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो पहला और दूसरा जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इंडियन सिस्टम में। तीसरा नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है कि इसमें बोल रहा है कि प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल, राइट क्या है, क्या उसमें आपको राइट्स ऑफ इंडिविजुअल जो होगा वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट का नहीं है, ये बोला जा रहा है इसमें। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये दोनों तो लागू होता है, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को आपको क्या बोला है कि इट्स अ बेसिक फिक्चर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है आपको, आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट या गवर्नर को जो भी काम वो करता है अपने ऑफिस में, वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, ठीक है। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन पे नहीं चल सकता है उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान। उनको अरेस्ट नहीं किया सकता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं मिल सकती प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को, है ना, उनके टर्म ऑफ ऑफिस में। कोई सिविल प्रोसीडिंग उनमें नहीं चलेगा। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो आप उनको नोटिस देंगे, और 2 महीने का राइटिंग में नोटिस देंगे, है ना, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड जो है, तो ये एक तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की हो गई। दूसरा क्या है कि वियना कन्वेंशन जो 1961 में आया था, उसमें जो डिप्लोमेटिक इन्वो है ना, उसको मिली हुई है आपको थोड़ी सी छूट, ठीक है। फॉरेन डेलीगेट्स वगैरह हैं जो, है ना, दूत जो है। अब एक लाइन में हम आपको ये समझा देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट। देन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कंडक्ट की भी आर्टिकल 121 के अकॉर्डिंग जो है सो लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस नहीं किया सकते, उसमें जजेस की जो कंडक्ट होती है वो, ये भी है आपको। अब रूल ऑफ लॉ और रूल बाई लॉ दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए। जैसे मान लीजिए जर्मनी में, नाजी जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में क्या हुआ था, जीव लोगों को, है ना, ज्यूज को क्या किया था, एक जगह पे गैस चैम्बर में जाकर रख दिया गया था, ठीक है। और उसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया था कि उस समय एक ऐसा एक्ट था कि कोई भी अगर कुछ करे तो उसको जा करके गैस चैम्बर में रख देंगे। समझ में आया। सो वो रूल बाय लॉ था, नॉट रूल ऑफ लॉ था। क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो होगा वहां पे जो है आपको, यहां पे ये रूल बाय लॉ है, क्योंकि आप उसको गलत भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो रूल्स उन्होंने बनाया था। क्लियर, समझ में आया। तो वो रूल बाय लॉ हो गया, रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ। क्योंकि रूल ऑफ लॉ में इक्वलिटी बिफोर ऑल लॉ का कॉन्सेप्ट है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी एक्स पावर, है ना। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो समझ गए रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ। अब ये क्वेश्चन है आपका कि रूल ऑफ लॉ के बारे में पूछ रहा है, तो लिमिटेशन ऑफ पावर हमने पढ़ लिया है ना, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, पावर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये नहीं हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, देन और पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के तो पास, सरकार के प्रति, ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो कोई रूल ऑफ लॉ की बात ही नहीं है। लिबर्टी एंड सिविल राइट, थोड़ा सा फ्रीडम और सिविल राइट, नागरिक अधिकार। सो द आंसर इज सी। ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है आपकी। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। व्हाट इज लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, एकदम ओपन खुला हुआ है, आपको जो मन है करो, है ना।
किस आपकी जो एक्टिविटीज है ना, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, दिस इज द लिबर्टी। सो इसमें पूछा है तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट तो यहां भी है। नाउ दे आर आस्किंग कि मोस्ट क्या होगा, इस रिस्ट्रेंट पूरा नहीं होगा। सी, वन इज द निगेटिव लिबर्टी, वन इज द पॉजिटिव लिबर्टी। अब आप सोचिए, मान लीजिए निगेटिव में हम बात करते हैं और पॉजिटिव में बात करते हैं। अगर आपके पास में कोई कानून नहीं होगा, ठीक है, और सारी व्हीकल, कोई ट्रैफिक का रूल्स नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो आप सारे लोग अगर व्हीकल को चलाओगे, है ना, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो नियंत्रण का नहीं अभाव भी दिक्कत है, नियंत्रण का नहीं अभाव भी इश्यू है, ठीक है, तो वो भी होना चाहिए। सो इट प्रोवाइड्स, तो रिस्ट्रेंट है, तो इससे क्या होगा, टू डेवलप वन सेल्फ फुली, आप अपने आप को खुद से, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पूरा ओपन छोड़ा जाएगा, तो आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। लेकिन डेवलप तो तब करोगे ना जब कानून भी होगा कुछ। सो लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की एक्टिविटी पे रिस्ट्रेंट की बात है ना, कि वो नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल की। और इंडिविजुअल की एक्टिविटी पे अगर मान लीजिए आप जो कर रहे हैं उस पर अगर कोई रिस्ट्रेंट नहीं करेगा, उसको रोक नहीं करेगा, अगर वो आपको रोक नहीं करेगा, तो आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। सो इट प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, अगर आपके पास आपकी जो वर्क है, जो एक्टिविटीज है इंडिविजुअल की, उस पर रिस्ट्रेंट होगा। तो समझ में आया? अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट एवर वन लाइक्स, आपको जो मन होगा वो करोगे, ऐसा तो होगा नहीं, दिस इज नॉट अ लिबर्टी। पॉलिटिकल रूलर से अगेंस्ट टायरनी, तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, ये भी नहीं है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट किस पे, अगर इंडिविजुअल की, ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल, जिस सो दैट की वो अपने आप को पूरी तरह से विकसित कर पाए। सो द आंसर इज डी। लिबर्टी पे और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबर्टी को सेफगार्ड कैसे हो सकता है? कमिटेड जुडिशियरी बहुत ज़्यादा होगा, बेस्ट पूछ रहा है आपसे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट और सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, लिबर्टी हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि आपको विकसित होना है ना। एब्स्ट्रेंट, इंडिविजुअल की, जो आपको इंडिविजुअल की डेवलप करने की जो एक्टिविटीज है उसमें आपको रिस्ट्रेंट नहीं करनी है, ठीक है, उसमें रुकावट नहीं डालनी है। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी में, हमारी डेमोक्रेसी में लिबर्टी को कौन सेफगार्ड करेगा? जुडिशियरी। सिर्फ जुडिशियरी से हो जाएगा? अगर जुडिशियरी एक्टिविज्म कर दिया तो कैसे होगा? वो भी कुछ भी कर सकती है। या पावर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो होगा, या इलेक्टेड गवर्नमेंट से होगा। सो इट्स अ सेपरेशन ऑफ पावर, हर इंसान अपना काम सही से करे तो आपको सेपरेशन जो होगा वो आर्बिट्रेरीनेस जो होती है उसको कम कर देगा, ठीक है। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होगा ना, तो हर ऑर्गन अपना अपना चेक एंड बैलेंस करेगा, वो कुछ गलत करेगा, उसकी अगर आर्बिट्रेरी कुछ पावर होगा तो ये ठीक करेगा, है ना। मान लीजिए लेजिस्लेचर करेगा तो एग्जीक्यूटिव है, तो जुडिशियरी, सब अपना एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको आर्बिट्रेरीनेस जो है वो कम होगा। समझ में आया? एक्सेसिव पावर किसी के पास नहीं रहेगा। अगर जुडिशियरी सिर्फ रखोगे तो एक्सेसिव पावर हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन करोगे एक्सेसिव पावर हो सकता है ना। सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट लाइब्रेरी को कैसे कर सकता है? सो द आंसर इज सेपरेशन ऑफ पावर। होप आपको समझ में आई होगी। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अब लॉ और लिबर्टी के बीच में रिलेशन की पूछ रहा है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर आप फ्रीडम, आप स्वतंत्र हैं और आपको फ्रीडम है, आपको लिबर्टी है, तो आपको लिबर्टी के लिए कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रेंट होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर ट्रैफिक नहीं रहेगा तो क्या होगा? सबका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपकी वेलबीइंग के लिए वो भी जरूरत है किसी और को रोकना। ट्रैफिक में पूरी सोसाइटी के वेलबीइंग के लिए ट्रैफिक रूल्स जरूरी है। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉ होनी चाहिए, क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगी। समझ में आएगा? और मोर द लॉ लेस द लिबर्टी, जितनी ज्यादा कानून होगी
लिबर्टी उतनी कम होगी। ठीक है, समझ में आया? जॉन लॉक ने कहा भी था कि जहां लॉ नहीं होगा वहां फ्रीडम भी नहीं होगा। मान लीजिए किसी को कोई मार देगा, कोई लॉ ही नहीं है, तो वहां पे कुछ भी करने का फ्रीडम नहीं है। सो नो लॉ नो फ्रीडम, जॉन लॉक ने बोला था ये। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि लॉ अगर नहीं होगा तो समाज में तो पूरी हेटर्ड फैल जाएगी, कॉस हो जाएगी, और फिर जो कोई इंडिविजुअल जो है अपनी लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज द आंसर। देन फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ एनी काइंड, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, ये दी हुई है, आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगला है कि स्टेट को डिफाइन करना है। कौन बेस्ड डिफाइन करता है? तो इसमें ना ये इन्होंने पूरी गार्नर की डिफिनेशन दी हुई है कि गार्नर ने कहा था कि स्टेट इज ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस न्यूमरस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग। इन्होंने कहा था अ कम्युनिटी ऑफ ए पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग। ये आपको कहाँ मिल जाएगी? इस क्या है उसमें, इग्नू की बुक में ये लिखी हुई है, स्टेट की डिफिनीशन गिवन बाय द गार्नर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग, ठीक है, हमेशा रह रहे हो, एक डिफिनिट टेरिटरी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल हो, है ना, बाहर की कोई बाह्य ताकत से कंट्रोल ना हो, और एक गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो, वही स्टेट होता है। दिस डिफिनेशन गिवन बाय द गार्नर। और हमारे संविधान में भी लिखी हुई है स्टेट के बारे में। कौन सी आर्टिकल? आर्टिकल 12। हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है कि स्टेट, जो भी स्टेट में या तो स्टेट गवर्नमेंट वाली और यूनियन गवर्नमेंट वाली, है ना, या लोकल बॉडी, या हर वो जगह, जैसे बीसीसीआई इज ऑल्सो स्टेट, हर वो जगह जहां पे कंट्रोल होगा, डीएमआरसी स्टेट, है ना, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द आंसर। ये एक्सप्लेनेशन है। स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, 4 चीजें। ठीक है, अगला है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कौन सी मॉडल पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कौन सी मॉडल पे बेस्ड है? तो ऑफकोर्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। बाकी आप याद रख सकते हो कि जैसे बाकी जगह से कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है, कोई फीचर, वो भी आप कर सकते हो, बट इंडिया में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए हुए हैं। मैंने सारी फीचर्स दे दिए हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन से जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट। देन फिर आयरिश से डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया। ऑस्ट्रेलियन से कॉन्करेंट क्लेंस, वेमर से इमरजेंसी प्रोविजन, सोवियत यूनियन से 5 ईयर प्लान, फंडामेंटल ड्यूटीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यही बेस था आपका, गवर्नर की ऑफिस, है ना, ये सब। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका से, तो ये आप एक बार देख लेना, है ना। सेंट्रल स्टेट रेसिडुअल पावर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, एक बार देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक प्रीमाइसेस फॉर डेवलपिंग द, अगेन द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, है ना, बेसिक फ्रेमवर्क किसको माना गया था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अगला है कि इसमें इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कौन सा सही नहीं है। ना, व्हाट इज इंडियन फेडरलिज्म? पहले होता क्या है? फेडरलिज्म वो होती है जहां पे दो, जैसे पावर जो होती है ना, पावर डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर, तो ये दोनों के अलग अलग पावर होगी, सेंट्रल स्टेट का, तो वो हो गया फेडरलिज्म। वो एक ऐसी टाइप की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर जो है सो 2 या 2 से अधिक लेवल पे ऊपर गवर्नमेंट पे बढ़ती है। अब ये आपको याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेडरल सिस्टम। वन इज द होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, वन इज द कमिंग टुगेदर, वन इज द असिमेट्रिक। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर क्या क्या होता है कि चलो भाई हम सब मिल रहे हैं, पावर को पावर शेयर होगी, जैसे इंडिया में है, इट्स अ होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर, सब एक जगह आया, जैसे यूएस में सारी स्टेट एक जगह आकर के एक बनाई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, तो यूएसए में सब एक जगह आया है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो स्टेट होती है, क्योंकि सारी स्टेट अलग अलग सब एक जगह आकर के बना रही है, तो स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है। और एसिमेट्रिक में कुछ यूनिट होते हैं,
कुछ यूनिट उसकी पावर ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए कनाडा, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, केसी वेयर इन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वासी फेडरल है, और क्वासी फेडरल सिस्टम जो होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई होती है। ठीक है, समझ में आया कि ज्यादा पावर आपको किसकी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब आप क्वेश्चन देखिए, फीचर में अगर बात करें, जैसे फिर क्या हो जाएगा, कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, कोर्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ना, इसकी फीचर्स हैं। सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड, पहले से फिक्स है। ठीक है, कौन सी फेडरलिज्म का नहीं है ना, पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों की पावर अलग अलग लिखी हुई है, दोनों को कितनी रिवेन्यू मिलेगी वो लिखे हुई है। कोर्ट जो है सो इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन और पावर कि स्टेट की पावर क्या है, सेंट्रल की पावर क्या है, दैट्स अ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो गया। दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, दीज आर द फीचर्स। नॉट फीचर्स कौन है, इंडियन फेडरलिज्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, दिस इज जो है ये यहां पे जो है ये आपको नॉट अ फीचर ऑफ द, ये आपको क्या है, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, अलग अलग पावर डिवाइड किया हुआ है, नॉट अ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का, तो इंडियन फेडरलिज्म का देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बिल्कुल है ये, है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवीजन ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ये भी बिल्कुल सही है। द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द फेडरेटिंग, एग्रीमेंट कुछ नहीं बना हुआ है हमारा, तो इंडियन फेडरलिज्म में ये गलत हो गया। द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये तो बिल्कुल हमारी इंडियन फेडरलिज्म का फीचर पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसा है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। जैसे यूपी में 31 है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, और ये एग्रीमेंट अमॉन्ग नहीं है, मैंने आपको बता दिया, इट्स अ होल्डिंग टुगेदर नॉट कमिंग टुगेदर। ठीक है, ये सारी फीचर्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स द दैट इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। अब इंडिया में क्या ऐसा है जिससे कि आपको लग रहा है कि ये फेडरल कैरेक्टर का है, वो पूछ रहा है। तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इंडिया में तो यही है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से आपको लगेगा कि ये फेडरल इन कैरेक्टर है, मतलब फेडरलिज्म का जो फीचर है वो बता दीजिए। ठीक है, बस यही हो गया, है ना, फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ, दीज आर नॉट। ठीक है ना, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, बाकी सब इसी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये सबको पता होगा कि अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। थॉमस जेफरसन ने भी डेमोक्रेसी के बारे में बोला है कि डेमोक्रेसी इज नथिंग मोर देन एन एंग्री मॉब वेयर 51% ऑफ द पीपल मे टेक अवे द राइट्स ऑफ द 49, मतलब जिसके पास 51% है वो जीत गया। तो ये ऐसी भीड़ है जो 51% वाले 49% वाले का राइट ले लेते हैं, मतलब जो जीत रहा है उसके बारे में ही थॉमस जेफरसन ने बोला हुआ है। और कैनेडी ने जो बोला हुआ है, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज नेवर अ फाइनल अचीवमेंट, इट इज अ कॉल टू ए अनटायरिंग एफर्ट। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने डिटेल में दे दी है, आप देख लेना। अगला है कि डेमोक्रेसी सुपेरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। अब ये डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी, देखिए अब डेमोक्रेसी में क्या होगा, डेमोक्रेसी में क्या होगा, यहाँ पे क्या करता है, लोग इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट। ठीक है, सो पीपल अगर इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, अपना क्या देते हैं, वोट। वोट देने से पहले वो क्या करते हैं, दे आर वो डिसीजन लेते हैं ना कि हमको किसको चूज करना है, डिसीजन मेकिंग बाय द पीपल। अब डिसीजन मेकिंग बाय द पीपल है ना, तो इसमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग करने में क्या होगा, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। डेमोक्रेसी सुपेरियर वर्चू लाइज इन द
लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को। वो दे आर डिसाइडिंग, सो डिसीजन मेकिंग वो लेते हैं। सो द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी एंड मेन एंड वुमेन को दिखाता है वो। समझ गए? तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, द सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, ये सब बेकार की चीजें हैं। कॉल्स इनटू एक्टिविटी ऑफ द लोगों का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अबाउट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में एक वर्ड है ब्यूरो, और ब्यूरो का मतलब क्या होता है? ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस, ठीक है, समझ गए? तो ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ पर्सन है जो ऑफिस प्रोसीड्योर को, रूल्स रेगुलेशन को, ठीक है, जैसे आप सिंपल सा ब्यूरोक्रेसी में समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी वगैरह के साथ डील करता है। सो ब्यूरोक्रेसी एन एजेंसी ऑफ वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी पे डील करता है। और इसके जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं हायरकी, चेन ऑफ कमांड, है ना, आप देख रहे हैं, सीनियर, रूल्स और रेगुलेशन पे एडहेरेंस, देन इम्पर्सनल, फेसलेस एंड अपॉलिटिकल, अपॉलिटिकल हो, पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं हो, और स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा इसकी रिक्रूटमेंट हो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ये फीचर है, ठीक है। अगला है द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द, वो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया है कि एक्विजिशन, डिटर्मिनेशन एंड टर्मिनेशन इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां लिखा हुआ है। नाउ कमेंसमेंट कब हुआ था? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्ट हुआ था 24 नवंबर 1949 को। तो सिटीजनशिप विद सिटीजनशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है? डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर कब? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, इसमें सिटीजनशिप के बारे में ही क्वेश्चन है। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप वन डोमिसाइल। बिल्कुल, यहाँ पे आपको एक ही सिटीजनशिप होगा, यूएस की तरह नहीं, दो सिटीजनशिप, है ना। सो एक चीज आप और याद रखिए कि कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। इंडिविजुअल स्टेट के बीच में रिलेशनशिप है सिटीजनशिप। अ सिटीजनशिप बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ ऑफिस, ये ऐसा नहीं है, ओनली नहीं है। इंडिया में आपको सिटीजनशिप जो होगा, जो हेड ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंट, वो आपको बाय बर्थ भी बन सकते हैं और बाय नेचुरलाइजेशन भी बन सकते हैं। तो ये गलत हो गया। और वन डोमिसाइल का मतलब क्या हो गया? वन डोमिसाइल का मतलब हो गया कि डोमिसाइल का मतलब होता है जहां पे आप रह रहे हो, परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है। तो एक से ज़्यादा वो नहीं हो सकता है, परमानेंट रेसिडेंस एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर? समझ गए? और फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट एंड अंडर एनी सिक्योर। नहीं, अगर आपको सिटीजनशिप मिल रही है तो सिटीजनशिप हटने की भी बात है कि आपको हटाया भी जा सकता है, किसी भी हाल में आपको हट सकता है। सिटीजनशिप हटता कैसे कैसे है? 3 तरह से होते हैं। वन इज द रिन्यूंसिएशन, वन इज द डिप्राइवेशन, वन इज द टर्मिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिटीजनशिप जो है हमारे आर्टिकल 5 से 11 में है, पार्ट 2 में है, ठीक है, ये इतना याद रखना है आपको। इसके बाद आप इसमें जैसे मान लीजिए कि कैसे हट सकता है सिटीजनशिप। अगर मान लीजिए आप कहीं और की नागरिकता ले लिए, जैसे ही आपने कहीं और की नागरिकता ले लिए तो आपका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेनर एक बार मिल गया तो उसको कभी भी ये नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। तो अगर आपने कहीं और की नागरिकता ले ली तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, जिस दिन आपने लिया उसी दिन। या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी सिटीजनशिप ले लिया जाए, या आप बाय फ्रॉड से आपने सिटीजनशिप ले लिया है तो भी आपकी हटाई जा सकती है। तो दीज आर द 3 मेथड्स, ठीक है। और सिटीजनशिप मिल कैसे सकता है? जन्म से, डिसेंट से, आपके पूर्वज हैं, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, ठीक है, या एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई टेरिटरी
भारत सरकार एक्विज कर लेते हैं तो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि ऑल पावर विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप किसके पास में है? तो ये जो डिसाइड करेगा वो है आपका भारत का पार्लियामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ओवरसीज जिन सिटीजन जो होता है एक फॉरेन नेशनल होता है ना, फॉरेन नेशनल है। ठीक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है अ फॉरेन नेशनल हु वाज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 या सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और एट एनी टाइम 26 जनवरी 1950 के बाद में रहा है ना। ठीक है, बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15/8/1947 इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को सिटीजन बनने के लायक रहा होगा या 26 जनवरी 1950 के बाद उस बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारी टेरिटरी हमारे पास में आ गई है, ठीक है ना, उसके भी अगर पार्ट के सिटीजन होंगे तो आपको मिलती है ओसीआई। माइनर चिल्ड्रन को भी ओसीआई मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान बांग्लादेश का सिटीजन होगा तो वो कभी भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इनको मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलती है ना, कभी भी इंडिया में आ सकते हैं, कितने भी दिन रह सकते हो, है ना, किसी पर्पस के लिए। पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, कितना दिन में रहना पड़ेगा, है ना, सारी राइट है। बट एनआरआई की जितना एनआरआई को राइट है ना उतनी सारी राइट है ओसीआई को। बट कुछ चीज़ छोड़ करके जैसे एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज को आप ये नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है, तो इसमें जो क्वेश्चन है ओसीआई सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, बिल्कुल सही है ना, अनदर कंट्री की होगी। एंड ओसीआई पोजेसेस मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया, ये भी सही है। एंड ओसीआई इज ए पार विथ एनआरआई इन ऑल मैटर, सारी मैटर में ओसीआई और एनआई, मैंने अभी कहा है कि ओसीआई और इसमें एक्विजिशन एक्सेप्ट द राइट टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड ओसीआई इज नॉट एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, है ना इनका। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी पोर्सन, है ना। और लेट्स स्टार्ट विद द करेंट अफेयर्स। तो अब हम लोग 5 करेंट अफेयर्स करेंगे, है ना। सो डेली हम लोग 5 करेंट अफेयर्स करेंगे, दिस इज द डे फर्स्ट। और अभी हम लोग चूंकि पॉलिटी किए हैं तो लेट्स स्टार्ट द पॉलिटी के ही कुछ क्वेश्चन करते हैं जो न्यूज़ में रही है। जैसे एक न्यूज़ में रही है ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सो ई कोर्ट इंटीग्रेशन, जो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है, द ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट इज अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट, पूरे इंडिया का है, मॉनिटर्ड एंड फंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करती है और फंड करती है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो है पैन इंडिया प्रोजेक्ट है और ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में आती है, ये करती है। और इट एम्स एट कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में ये करना, तो ये बिल्कुल सही है। ये इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस यूजिंग टेक्नोलॉजी, है ना, जस्टिस यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इट इज इम्प्लीमेंटेड इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो बिल्कुल मैंने अभी पहले बता दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ में। अब जो हमारी 2007 से आईसीटी को लाना है इंडियन जुडिशियरी में, ये बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें याद क्या आपको रखनी है कि एक है ई कोर्ट। अब ई कोर्ट क्या है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो एक ई कमिटी है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, है ना। ई कमिटी ये है सुप्रीम कोर्ट में कमिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई हुई ये ई कमिटी है, ये 2004 में सेटअप की गई थी। अब ये क्यों सेटअप की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेट किया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, जहां से सुप्रीम कोर्ट में ये कमेटी है और वहां से हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में प्रपोजल आएगा कि कैसे फॉर्मुलेट करना है कंप्यूटराइजेशन जुडिशियरी को करने के लिए। तो उसके लिए ई कमेटी बनाई गई है और ये सुप्रीम कोर्ट में है और इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, ये सबकी सैलरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट के बजट से मिलती है। ठीक है,
और ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो भी ई कोर्ट जितनी ही बन रही है वो ई कमिटी से ही बन रही है, एक ई कमिटी के साथ एसोसिएशन से। नो, व्हाट इज द ई कमिटी? ई कमिटी एक कमिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना हुआ है जो आपको प्रपोजल देती है कि कैसे आपको कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को अक्रॉस द कंट्री करनी है। तो ये सब इससे रिलेटेड है। तो इसमें दो सही है, सो ओनली 2 इज राइट। होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जस्टिस यूजिंग टेक्नोलॉजी। अगला है कि देखिए अभी पार्लियामेंट ने स्पेशल सेशन बुलाया था तो वो न्यूज में था। तो स्पेशल सेशन के बारे में, द टर्म स्पेशल सेशन विच इज कन्वेंट फॉर अ स्पेसिफिक ओकेजन और कमेमोरेटिंग माइलस्टोन इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 85 जो है वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट है ना टाइम टू टाइम समन कर सकते हैं हाउस को, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उनको एट सच टाइम, मतलब जब उनको मन होगा, और कोई प्लेस भी फिक्स नहीं है, एंड प्लेस, किसी भी प्लेस पे और किसी टाइम जो है सो प्रेसिडेंट जो है सो हाउस को समन, दोनों हाउस को समन, हर हाउस को समन कर सकते हैं जैसा वो उनको सही लगे। लेकिन दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा की गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? फिर सुप्रीम को जो प्रेसिडेंट है वो प्रोरग द हाउस भी कर सकते हैं, प्रोरग भी कर सकते हैं और डिजॉल्व भी कर सकते हैं। अब प्रोरग का मतलब होता है कि सेशन की एंड, बजट सेशन एंड हो गया, तो प्रोरग द हाउस मतलब एंड ऑफ द सेशन। और डिजॉल्व का मतलब क्या हो गया? डिजॉल्व का मतलब हो गया एंड ऑफ टर्म, 5 साल पूरे हो गए, टर्म हो गई, गवर्नमेंट गिर गई, टर्म पूरी खत्म हो गई, एंड ऑफ टर्म। तो डिजॉल्विंग जो होती है वो एंड ऑफ टर्म पे, और प्रोरग जो होता है एंड ऑफ सेशन पे होता है, याद रखना है। टाइम टू टाइम ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कैसे करता है? तो गवर्नमेंट सब कुछ जो है सो गवर्नमेंट की सजेशन से होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट में है सीसीपीए। सीसीपीए क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स। वो डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट कब मीट करेगा, सेशन की डेट क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी। ठीक है, और 6 महीना से जो गैप ज्यादा नहीं होनी चाहिए दो सेशन के बीच में, ये कहां से लिया गया हुआ है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं, इतनी आप लोग समझ गए, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स डिसाइड व्हेन पार्लियामेंट मीट्स इंक्लूडिंग सेशन डेट्स एंड ड्यूरेशन। बिल्कुल सही है, स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहे जहां चाहे वहां बुला सकते हैं, ये भी याद रखना, एट सच टाइम एट प्लेस। The provision that mandates that there should be not be more than a 6-month gap between two parliamentary session was adapted from the Indian Council Act। बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सिर्फ एक सही है इसमें, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है वीवीपैट, बहुत न्यूज में रहती है ना, और जितनी भी है ये आपको न्यूज में है ना, न्यूज में रही है। सो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो ये न्यूज में है। तो ये क्या होता है? होता पहले क्या है? पहले तो वीवीपैट जो होती है ये फीडबैक टू वोटर्स, जो वोट दे रहे हैं ना उसके लिए फीडबैक है कि आपने जिसको वोट दिया है, फीडबैक फॉर वोटर्स, वो सही दिया है कि नहीं। ठीक है, यूजिंग ईवीएम। अगर आप ईवीएम से वोट दिए हैं, बटन दबाए हैं, तो उसमें क्या होता है? एक पर्ची निकलती है। ठीक है, जैसे ही आप ईवीएम पे बटन करते हैं तो वीवीपैट मशीन से एक पर्ची निकलती है, और उस पर्ची पे नेम ऑफ द कैंडिडेट होता है, नेम ऑफ द कैंडिडेट होती है, और क्या होती है? सिंबल ऑफ द पार्टी होती है। इट कंटेन्स ओनली द नेम, नहीं, बिल्कुल नेम ऑफ द कैंडिडेट और सिंबल भी होती है। सिंबल ऑफ द पार्टी, इंडिविजुअल कैंडिडेट है तो इंडिविजुअल कैंडिडेट की, और नहीं तो पार्टी की सिंबल होगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो उसमें क्या रहता है और कितनी देर के लिए दिखता है वो भी याद रखिए, 7 सेकेंड के लिए दिखता है। मतलब आपने जो अगर कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो उसकी सिंबल और नाम आएगा वहां पे, 7 सेकेंड के लिए आपको दिखेगी। ठीक है, अब ईसीआई के अकॉर्डिंग जो आपकी ईवीएम है, वीवीपैट है, ये सब सेपरेट एंटिटीज है और ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में ये आपको 2014 के लोकसभा चुनाव में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे कि अभी जो है करेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया mandates counting VVPAT slips in 10 randomly selected polling station per assembly constituency। मतलब वीवीपैट स्लिप को सारा काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, ईसीआई ने, इन्होंने मैंडेट किया कि कोई भी 5 पोलिंग स्टेशन से
पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, हर असेंबली कंस्टिट्यूशन के किसी भी पोलिंग स्टेशन से 5 रैंडमली, है ना, वीवीपैट स्लिप को 5 रैंडमली पोलिंग स्टेशन का हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, और मिलाएंगे कि जो ईवीएम में और उस वीवीपैट में डिफरेंस तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जो 10 रैंडमली है वो 10 नहीं है, 5 है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो केस हुई थी 2013 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है, कि वीवीपैट जो है इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर है, मतलब कि फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए ये वीवीपैट बहुत जरूरी है, कि उससे आपको पता चल जाता है ना कि किसको वोट पड़े हैं, है ना। प्रिंट हो गया तो आपको क्लैरिटी हो गई। एक न्यूज में था आर्टिकल 35A, क्योंकि अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि चीफ जो 35A है ना, वो आपको डिनाइड फंडामेंटल राइट टू अदर्स, मतलब कि दूसरे को फंडामेंटल राइट ये वायोलेट कर रही थी, है ना, डिनाइड फंडामेंटल राइट टू अदर्स, दूसरों को फंडामेंटल राइट का डिनाइजेशन थी। अब ये 35A है क्या, जो लोग मतलब कि जो CJI ने ये बोला 35A क्या है कि स्पेशल राइट देते हैं किसको, JNK स्टेट जब थी, है ना, तो वहाँ के रेजिडेंट को, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट में, दूसरे को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है स्टेट एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपको पता है इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट कौन सी आती है, आर्टिकल 16 आती है। देन राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कोई और नहीं खरीद सकता है, वहीं के लोग खरीद सकते हैं, सो राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है। और राइट टू सेटल, राइट टू सेटल कौन सी आर्टिकल में आता है, 19(1)E में, आप इंडिया में कहीं भी सेटल कर सकते हैं, बट JNK में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ 35A। तो ये इसीलिए CJI ने बोला है कि इट्स अ डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट टू अदर्स, क्योंकि आप इसको ये सारी चीजें दे रहे हैं और कोई दूसरा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता है, सेटल नहीं कर सकता है, तो इसलिए, ठीक है। और वहां पे तो कौन ये कर सकता था, JNK का जो परमानेंट रेसिडेंट होते थे, ना परमानेंट रेसिडेंट होते कौन थे, जो 1927 में, है ना, जब प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर इंडियन डोमिनियन में जो 1947 में आया था, उससे पहले जो प्रिंसली स्टेट होता था उस समय जो लोग रहते थे, ठीक है, वो होगा, वही होगा परमानेंट रेसिडेंट, उनके जो पूर्वज होंगे, उनके जो वंशज होंगे, वही आपको परमानेंट रेसिडेंट्स होंगे। आर्टिकल 35A जो आपको आया था 1954 में, एक प्रेसिडेंट ऑर्डर्स के थ्रू लाया गया था, सो इससे स्पेशल राइट टू द परमानेंट रेसिडेंट जो 1927 में प्रिंसली स्टेट में रहा करते थे, है ना, ठीक है, एस्टवाइल स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। 370 जो है, अब देखिए 370 और 35 से बहुत लोग कंफ्यूज हैं। 370 जो है आपको स्पेशल स्टेटस देती है जम्मू एंड कश्मीर को, स्पेशल स्टेटस टू JNK, और 35A है जो है स्पेशल राइट देती है, स्पेशल राइट्स टू परमानेंट रेसिडेंट। समझ में आया, ये पूरी आपकी कहानी है। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है 300A में चला गया, है ना, तो ये तो हो गया, ये लिखा हुआ है सारा। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा न्यूज में रहता है ना, तो भी याद रखिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट विच इंक्लूड, कौन कौन से सब्जेक्ट पे इसका है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट का रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, लैंड, एग्रीकल्चर, पुलिस, एक्सरसाइज, एजुकेशन। देखिए 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है 1991 में। 1991 में आपको दिल्ली को स्टेटहुड मिलती है और एक आर्टिकल बनाई जाती है 239A। और 1991 में एक चीज़ और होती है, उससे पहले एक S बालाकृष्णन कमेटी थी, S बालाकृष्णन कमेटी। इस S बालाकृष्णन कमेटी ने ये बताया, स्टेटहुड ऑफ दिल्ली के लिए कमेटी बनी थी, और उसी के रिकमेंडेशन पे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में हुआ था, और वहाँ पे 239A आर्टिकल ली गई थी। वहाँ पे ये बात थी कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, है ना, और स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीज़ें होंगी लिखी हुई, वो आपको उस पर वो रूल्स बना सकेंगे, 3 चीज़ें छोड़ करके। तो वो थी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये 3 चीज़ छोड़ करके किसी भी चीज़ पे लिस्ट पे स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ है और कॉन्करेंट लिस्ट पे, उस पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली रूल्स बना सकेगी, ठीक है।
जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड ऑन एडवाइस पे वर्क करना पड़ेगा, एड एंड एडवाइस, है ना, उस पर। और इसमें एक चीज़ जो, तो लैंड और पुलिस हो गया आपका, लैंड पुलिस हो गया, सो दिस इज द आंसर। एक चीज़ इसमें दिक्कत थी कि जो एलजी को कभी भी लगे, कोई भी जैसे आपके पास कानून बनने के लिए आ रही है लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर के, कोई भी अगर उनको लगे कि कोई भी डिफरेंस ओपिनियन, तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है, तो प्रेसिडेंट को वो भेज सकता है। तो ये जो है सो आपको, ठीक है ना, तो उसमें एलजी को ये एक्स्ट्रा पावर है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसका अगर कोई भी डिफरेंस ऑपिनियन होगा तो वो प्रेसिडेंट को भेज सकता है, वो चाहे तो सारे बिल को भी प्रेसिडेंट को भेज सकता है, ठीक है। तो ये 1 और 3 इसका आंसर होगा, और दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए इसके करंट अफेयर्स के। नाउ 5 क्वेश्चन आपके सी सेट के हमें करने हैं। सी सेट के आज हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे, नंबर सिस्टम चलेगी, 13 डेज तक हमारी नंबर सिस्टम चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द सी सेट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, 4 फ्रेंड है ए बी सी डी, ये क्या करते हैं, कुछ पैसे को अपने एक दूसरे में बांटते हैं, ठीक है। इस तरह से बांटते हैं कि ए को बी से 1 रुपया कम मिलता है, मतलब बी को जितना मिलता है, मान लेते हैं कि बी को बी रुपये मिलता है, बी को बी रुपये मिलता है, ये याद रखिए। अब ए को बी से 1 रुपया कम मिलता है, ठीक है। सी को 5 रुपया डी से ज़्यादा मिलता है, और डी को बी से 3 रुपया, डी गेट्स 3 मोर देन बी, है ना, तो डी को बी से 3 रुपया ज़्यादा मिलता है, ठीक है, 3 मोर देन, है ना। नाउ अगर हम लोग बात करें, अब हम सबको बी के टर्म में ले लेते हैं कि बी को तो बी रुपया है ही। अब ए को क्या हो गया, ए को बी -1 हो गया, ठीक है, ए को बी माइनस हो गया, डी को बी +3 हो गया, और अगर इस बी +3 को यहाँ पे जोड़ दें, बी +3 +5 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बी +8, मतलब डी के जगह पे बी +3, मतलब बी को अगर x रुपीज़ होगा, अगर आप x ही मानते हो तो x रुपीज़ अगर इसको मानते हो, तो ए को क्या हो जाएगा x -1, और इसको क्या हो जाएगा x +3, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप x +3 रखोगे बी के जगह पे, डी के जगह पे, तो ये x +8। नाउ आपको जो हो गई, क्या हो गई, ए को x -1 रुपीज़, बी को x रुपीज़, सी को x +3 रुपीज़, और डी को x +8 रुपीज़। तो अब पूछ रहा है कि हु गेट द स्मॉलेस्ट, सबसे कम किसको मिलेगा, तो x -1 सबसे कम यही हुआ ना, ए को सबसे कम मिलेगा। सो द आंसर इज ए। होप आपको ये समझ में आएगा। तो ऐसे आप x भी बना सकते हो, या बेटर है कि आप बी को बी रुपीज़ मान करके भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ बॉल्स हैं, है ना, देर आर सम बॉल्स ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो कलर लाइंग ऑन अ टेबल। एक टेबल है, वहाँ पे रेड ग्रीन और येलो बॉल रखे हुए हैं, ठीक है। अब एज मेनी एज रेड बॉल एज दे आर येलो बॉल्स, जितना रेड बॉल है उतना ही येलो बॉल है, ठीक है। देर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल्स एज दे आर ग्रीन बॉल्स, जितनी पीली गेंद है उतनी लाल गेंद है, और पीली गेंदें हरी गेंदों से दुगुनी है, मतलब पीली गेंदें हरी गेंद का, अच्छा पीली गेंद हरी गेंद से दुगुनी, तो क्या हो जाएगा, पीली गेंद हरी गेंद की दूनी है, ठीक है। अब पूछ रहा है द नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, ठीक है। तो इसका मतलब आर बराबर वाई, और वाई बराबर 2g, तो आर बराबर वाई बराबर 2g लिखेंगे, मतलब रेड बराबर येलो बराबर 2 ग्रीन। सो इज इक्वल टू द सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल, मतलब बोल रहा है कि रेड बॉल सम ऑफ वाई प्लस जी इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, मतलब आर इज इक्वल टू 2g इज इक्वल टू द येलो बॉल्स माइनस ग्रीन बॉल, रेड इज इक्वल टू येलो माइनस ग्रीन, और कैन नॉट डिटरमाइन, तो आर इज इक्वल टू 2g तो है ही। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो दिस इज द आंसर, इज डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ठीक है। ग्रेजुअली हम लोग नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ 700 हैज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब देखिए 7 प्राइज है, ठीक है, और आपके पास कितने रुपये हैं, 700 रुपये हैं। हर प्राइज 20 लेस देन प्रिसीडिंग प्राइज, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइज, ठीक है। मतलब अगर पहला को x रुपया मिल रहा है, पहले को अगर x रुपया मिल रहा है, तो क्या है, दूसरे को, पहला का अगर x मिल रहा है, देखिए तो 7 प्राइज है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पहले का अगर x रुपया मिला है, दूसरे को x -20, मतलब
प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 कम है। मतलब पहले को अगर 100 रुपये मिल रहा है तो इसको 80 रुपये मिल रहा है, तो x है तो x माइनस 20। अब ये मान लीजिए कि 100 है तो ये 80 हो गया, तो 80 में से 20 गया तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो x माइनस 40, फिर x माइनस 60, 20 कम, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120। ठीक है, अब ये पूरा मिला करके इस सब का जो सम है वो है 700 रुपये ही थे। तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 7x और माइनस कितनी हो जाएगी, 20, 40, 60, 60, 120 और 80, 120, 200, 300 और 420। ठीक है, तो 700 प्लस 420 कितने हो गए, 1120। सो 7x इज इक्वल टू 1120, तो x इज इक्वल टू 1120/7। तो ये हो गया 160, 16 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा, तो 16 वो 160 हो गया। मतलब 160 रुपया हो गया पहला प्राइज। तो दूसरा 140, ठीक है, तीसरा 120, फिर 100, फिर अगर 20 घट गया तो कितना हो गया, 80, 60 और 40। नाउ टेल मी, पूछ रहा है कि सबसे कम किस प्राइस क्या होगा, सबसे कम वाला प्राइस क्या होगा। तो सबसे कम इसी को मिलेगा 40, है ना। तो सबसे कम प्राइस होगी 40, मतलब एक को 40 मिलेगा, फिर 60, फिर 80, फिर 100, 120, 140 और 60, टोटल 700 रुपये का। आसान सा क्वेश्चन था। अगला है कि फॉर अ चैरिटी शो द टोटल टिकट सोल्ड वेयर 420, मतलब 420 टिकट टोटल बिकी है। हाफ ऑफ दिस टिकट वेयर सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपया, मतलब 210 टिकट जो है 5 रुपये बिका है। ठीक है, 1/3 एट द रेट ऑफ 3 ईच, 1/3 जो टिकट है वो मतलब 180, ठीक है, नो 140, 140 3 रुपये बिका है, एंड द रेस्ट 2 रुपीज़। तो अगर मान लीजिए कि 210 और 140 कितने हो गए, 350, तो 350 इसमें से घट गए तो कितने बचे, 70, तो 70 जो बचे वो 2 रुपये है। मतलब कितना हो गया, 1050, ये 420, ये 140। डिड सम मिस्टेक समवेयर, ठीक है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1610 रुपीज़, तो आंसर इज 1610 रुपीज़। ठीक है, तो कुछ एक ही किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है कि देयर आर सम नेक्टार फिल्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री, मधुरस से परिपूर्ण कुछ फूल है और कुछ मधुमक्खियां उन फूलों पर मंडरा रही है। सम बीज आर होवरिंग ऑन इट, ठीक है, तो देयर आर सम फ्लावर और सम बीज, कुछ मधुमक्खी है और कुछ फ्लावर है जिसपे मधुरस है। 1 बी लैंड ऑन ईच फ्लावर, हर फ्लावर पे एक बी लैंड करेगा। 1 बी विल बी लेफ्ट आउट, ठीक है। अगर 2 बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, हर फ्लावर पे अगर 2 बी लैंड करते हैं, 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट, तो एक फ्लावर कम हो जाता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज रेस्पेक्टिवली। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्लावर जो है, नंबर ऑफ फ्लावर उसको हम लोग मान लेते हैं एफ, ठीक है। नंबर ऑफ बीज, मधुमक्खी जो है उसको मान लेते हैं बी। क्लियर। सो नंबर ऑफ फ्लावर को एफ और नंबर ऑफ बीज को बी हम लोग मान लिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, अब पढ़ते हैं हम लोग, इफ देयर आर सम नेक्टार फिल ऑन ए ट्री एंड सम बीज, तो पता नहीं है कितने फ्लावर है कितने बीज हैं। इफ 1 बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, मतलब हर फ्लावर पे एक बी, है ना। 1 बी मतलब एक मधुमक्खी एक फ्लावर पे बैठता है तो एक बी बच जाता है, समझिए, एक बी बच जाता है। मतलब फ्लावर कितना है, फ्लावर से एक ज्यादा बी होगा। आप समझिए कि हर फ्लावर पे, देखिए समझिए, अगर 1 बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, हर फ्लावर पे एक मधुमक्खी बैठ गया तो एक बी जो है सो बच जाता है, ठीक है। तो मतलब बी क्या हो गया, फ्लावर से एक ज्यादा है, जितने फ्लावर है हर फ्लावर पे एक एक बैठ गया और तब भी एक बच गया, तो फ्लावर प्लस 1 इज इक्वल टू बी होगा। नंबर ऑफ फ्लावर प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
इफ 2 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर, अगर 2 बी हर फ्लावर बैठेगा तो एक फ्लावर लेफ्ट आउट हो जाएगा, एक फ्लावर कम हो जाएगा। तो एक फ्लावर कम हो जाएगा तो मान ले, तो फ्लावर जो है, एक फ्लावर कम हो गया, एक फ्लावर कम है, और उस पर क्या करना है, सब पे 2 बैठ रहे हैं, सब पे क्या हो रहा है, 2 बैठ रहे हैं बी। मतलब क्या हो गया कि सब पे बैठना है कोई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्लावर, नंबर ऑफ फ्लावर -1, क्योंकि बोल रहा है कि आपको एक फ्लावर बच जाता है, तो फ्लावर एक कम, और सब पे फिर 2 बैठेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको कहेगा कोई कि 10 फ्लावर है हमारा और उस पर सब पे बी बैठा हुआ है, एक छूट गया, तो आप क्या लिखोगे, 9 फ्लावर इंटू 2 बी, क्योंकि 2 बीज बैठ रहा है ना। तो उसी तरह F-1 2, अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। सो इट्स अ 2F - 2 इज इक्वल टू इट्स अ बी। सो इसको लिखेंगे F+1 इज इक्वल टू बी, और इसको, या इसको F - B इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए, और इसको 2F - B इज इक्वल टू 2 लिखिए, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, सो ये माइनस प्लस माइनस ये कट गया, सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो द आंसर इज, आंसर जो आपकी होगी वो क्या होगी, ठीक है। यहाँ से आपको अगर सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू 3 आ जाएगी, और जब F की वैल्यू 3 आएगी तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 1 4। सो द आंसर इज 3 and 4। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना आता है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। अब क्या है कि डेली जो मैंने ये कहा था कि 3 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस MCQ मिलेगा, जिसको आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो वो उसमें 3 क्वेश्चन है आपकी, तो वो 3 क्वेश्चन आप देख लो, एंड यू हैव टू सबमिट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इसकी आंसर आपको कल मिल जाएगी। सो 1 इज दिस क्वेश्चन, आप देख लो, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 60-30 चिल्ड्रेन इज सीटेड इन अ रो फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन, ईच रो कंटेन्स 3 लेस दैन, जिस तरह की क्वेश्चन हमने बताई है उसी तरह की क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपकी सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पे है, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसके आंसर देने हैं, इसकी पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आंसर आपको पहले देने हैं, ठीक है, ईमानदारी से देने हैं। और एक क्वेश्चन आपको स्टैटिक की है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, चूँकि हम लोग आज ने पढ़ा है, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है उसी पे एक क्वेश्चन है, जितनी इसमें कंटेंट है उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इस तीनों के आंसर आप देंगे 1 2 3 करके, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ दिस सेशन। और ये जो हमारा कोट है वो याद रखना है, आप अपनी ज़िंदगी को तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ जाते, क्योंकि कंफर्ट जोन के ख़त्म होने के बाद ही ज़िंदगी की शुरुआत होती है। सो बाहर निकलिए कंफर्ट जोन से, एंड ट्राई टू अचीव द टारगेट इन दिस 75 डेज। अगर इस 75 दिन में आप पूरी PYQ कर लेते हैं, आप समझिए कि 375 आपके करंट अफेयर्स है ना, 375, और हर दिन मैं 3 दे रहा हूँ, +75, इतने करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके हो रहे हैं। देन फिर 2500 3000 के आसपास आपके PYQ सब्जेक्ट के हो रहे हैं, हर सब्जेक्ट के। तो अगर आप 75 डेज में कंप्लीट कर पा रहे हो, तो फिर आपके लास्ट में जो आपकी 2 मंथ बचेगी, जो अप्रैल में, उसमें और भी ज़्यादा आप रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको डेली का डेली कंप्लीट कीजिए, इसको बैकलॉग मत रखिए, क्योंकि बैकलॉग कभी पूरा नहीं होता और कल कभी आता नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।